गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो सबने ले लिया था इसका मॉड्यूल और कर लिया काम। ओके। बच्चों एक सेकंड।
हाँ बताओ। तो इसमें xi0। अच्छा, तो जैसे ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको समझ आ गया करना क्या है? मतलब इसमें वो चलेगा सिस्टम है ना कि एक ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, राइट? ओके। xi0 a पार्ट, नो डाउट। थर्ड क्वेश्चन में जो बस एक ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बताना है आपको, राइट? तो वो डायगोनल डिस्टेंस होएगा। जो पॉइंट ए आएगा वो तो इधर आएगा ना कहीं, तो आप कैमरा से उसका डायगोनल डिस्टेंस निकाल दो। बी पार्ट बचाओ, xi0। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, मुझे बताओ यू क्या हुआ? यू इज +30, राइट? व्हाट इज वी? +120 या -120? +120, राइट? डाइवर्जिंग बीम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो बस इसको यूज करोगे, उससे आंसर निकल आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखो बच्चों। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपको क्या करना होगा कि आप एक तरह से दो ऑब्जेक्ट्स मान लो। एक ऑब्जेक्ट है आपका ए बी और एक ऑब्जेक्ट है आपका सी डी। अच्छा, एक मिनट। उससे एक और इसमें बच्चों, इसमें एक्चुअली स्क्वायर की जो साइड है वो बहुत छोटी है। ये मैं अभी करवा रहा हूँ बच्चों। हो सकता है आपने कर लिया हो, बट मैं एक बार फिर भी अभी मैं एक चीज बताऊंगा, अभी उससे हो जाएगा ये बहुत इजीली। और कोई क्वेश्चन बच्चों? हाँ, इसका एक पर्टिकुलर मेथड है एक्चुअली, मैं वो बताऊंगा आपको। एक 13th क्वेश्चन जो था वो हम डिराइव कर रहे थे, तो उसके बाद ही होगा वो, है ना? अगर वो डिराइव कर लिया होगा आपने तो उससे हो जाएगा। ठीक है जी। एक्सरसाइज 1 बच्चों, ए पार्ट।
सेवन्थ क्वेश्चन तो बस थोड़ा सा करो ध्यान से, मिरर इमेज, सारे हैंड्स को ध्यान से देखो, है ना, और तो कुछ भी नहीं है। 8 का आंसर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से करो। 13th मैं बता रहा हूँ। 9th बच्चों, 9th का आंसर ठीक है। ठीक है। ये जो 13th क्वेश्चन है बच्चों, ये याद ही रखना है हमें, ठीक है। एक्चुअली वो थ्योरी में जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वहां पे इसका थोड़ा सा मेंशन है, आई थिंक। या नहीं है। तो ये जो एग्जांपल है मतलब उसमें यूज किया हुआ है, मतलब ये सर्कल आएगा इसका ना। ठीक है। अगेन वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है मैथमेटिकली। ठीक है बच्चों, समझ गए। ओके। बी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट हमें कहा है कि ओ पे रखा हुआ है, रे डायग्राम बनाया है। हाउ मेनी मिस्टेक्स आर देयर? ओके। एक तो बच्चों सबसे पहले जो पैरेलल बीम बनाई है वो उन्होंने ये तो दिखाया हुआ है कि वो फोकस से पास करेगी, बट क्या वो ये लेफ्ट साइड वाले फोकस से पास करेगी बच्चों? तो इस तरह से पास करेगी ना, राइट साइड वाले से। तो पहली गलती तो ये वाली है, ठीक है। जो दूसरी उन्होंने रे दिखाई है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रही है, वो रिट्रेस कर रही है, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो रे दिखाई है उन्होंने, जो पोल से टच कर रही है, वो पोल को टच करके ऐसे जाएगी, करेक्ट। तो ये गलत हो गई।
तो दो गलतियां हो गई, राइट। आगे बच्चों, तो और कोई क्वेश्चन? ठीक है, मैग्निफिकेशन बच्चों अगर हो सकता है कोई इसका एक आधा ना हुआ हो, अभी हम कर लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो एक बार आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे थे, ये क्वेश्चन ट्राई किया था, ये निकला किसी का? अच्छा, तो साहिल कहाँ भेजा था? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस वाले की। चलो वो करना ट्राई। इसमें बच्चों क्या करोगे? देखो, जो v पैरेलल है बच्चों वो du बाई dt है ना? और जो v परपेंडिकुलर है वो dho बाई dt है। तो भाई सीधा सीधा पता था हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो इमेज की पैरेलल वेलोसिटी होगी वो dv बाई dt होगी, और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी वो dhi बाई dt होगी। तो हम क्या करेंगे, आप लिखो एक्सप्रेशन, उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, सीधा t के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इससे आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी, या फिर v पैरेलल इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वी पैरेलल। तो ये पैरेलल वाला समझ आया बच्चों? ओके। अब व्हाट अबाउट v परपेंडिकुलर, उसके लिए क्या करेंगे हम? इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस एफ स्क्वायर ओवर यू माइनस एफ स्क्वायर इंटू वी पैरेलल। अब परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करोगे, एच आई को डिफरेंशिएट करोगे आप,
एच आई क्या है, माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ। एच आई इज, इसमें हमने v की वैल्यू पुट की, करेक्ट। तो इसको अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे। बच्चों यहां पर जब आप ये डिफरेंशिएशन करते हो, यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, यहां पे बच्चों डी एच नॉट बाई डी टी आ रहा है, राइट। तो ये जो डी एच नॉट बाई डी टी है, क्या ये कांस्टेंट है? नो, डी एच नॉट बाई डी टी तो चेंज कर रहा है। अगर v परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो डी एच नॉट बाई डी टी तो चेंज करेगा। Isn't it? तो यहां पे आप एक बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये देखोगे कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है डी एच आई बाई डी टी, है ना, वो एफ ओवर यू माइनस एफ होल स्क्वायर हो सकता है। आपने बच्चों अलग फॉर्म में लिखा हो, मैंने एक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एच ओ इंटू वी पैरेलल माइनस यू माइनस एफ इंटू वी परपेंडिकुलर, ये आ गया था बच्चों आपका? बताओ मुझे। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो मैं कह रहा था बच्चों एक और बात आप देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग, कि अगर v परपेंडिकुलर 0 भी होता तो भी डी एच आई बाई डी टी एग्जिस्ट करता। समझ रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ना होती, स्टिल इमेज की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ सकती है, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सो फार अनएक्सप्लोर्ड है। और बड़ी बात ये है, मतलब नॉर्मल वी पैरेलल वाले क्वेश्चंस आए हैं बहुत बार, वी परपेंडिकुलर वाला कभी नहीं आया। हाँ, ये बच्चों एक्सप्रेशन देख के आपको ये पता चल रहा होगा कि क्योंकि एक्सप्रेशन में एच नॉट है, राइट। तो जो बात हमने बोली कि डी एच आई बाई डी टी आएगा तभी अगर ऑब्जेक्ट का कुछ एच नॉट है, मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ना मूव कर रहा हो। ये बात समझ आई बच्चों? ओके, तो एक लाइन लिख लो कि v perpendicular can exist even if, मतलब v dash perpendicular can exist even if v perpendicular is 0 एंड ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन निकालो कि मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाए, कि ऑब्जेक्ट की हो लेकिन इमेज की वाई में 0 हो जाए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हम 0 कर दें ना। तो ये बिल्कुल आईआईटी टाइप्स कंसेप्ट है जो अभी तक कभी आया नहीं। प्लीज कीप दिस इन माइंड। नहीं, इसको आप सीधा ना फिजिकली नहीं सोच पाओगे चीज को,
कि हम इमेज ले लें या कुछ कर लें, ये क्योंकि मैथमेटिकली हो रहा है सारा कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। बच्चों मैग्निफिकेशन जो होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। एक तो बच्चों हमने जो ऊपर लिखी थी, जो मिरर फॉर्मूला में हमने लिखी थी ना, ये एच आई बाई एच ओ, दिस इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन। इसको बच्चों हम बोलते हैं एज लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। लेटरल मतलब, अच्छा हाँ, इसमें बच्चों एक्सेलरेशन भी बतानी थी। तो एक्सेलरेशन और लंबा हो जाएगा। बेसिकली करना क्या पड़ेगा कि ये जो v पैरेलल और v परपेंडिकुलर निकाले हैं, है ना, इनको जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे एक्सेलरेशन बन जाएगी, राइट। आई थिंक वो अच्छा खासा लंबा सा एक्सप्रेशन बन रहा होगा कुछ। किया था बच्चों? हाँ, ये बच्चों एक बार चेक करना क्या, जो a पैरेलल आता है, क्या बच्चों ऐसा कुछ आता है? v पैरेलल स्क्वायर। तो ऐसे ही ए परपेंडिकुलर भी निकल सकता है, बस वो लंबा सा बन जाएगा कुछ। ओके, तो बच्चों एक मैग्निफिकेशन होती है लेटरल, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इसमें बच्चों आप एक बात समझो, दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कि जो हम क्वेश्चंस में जनरली दिखा देते हैं कि हाइट, ठीक है, हाइट तो हमने सिर्फ उस प्लेन में दिखा दी बच्चों, बट इसका जो कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन बन रहा है, उस पूरे प्लेन के अंदर लेटरल मैग्निफिकेशन होगी। क्या ये बात बच्चों सोच पा रहे हो आप? मतलब जो हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं,
ठीक है बच्चों, तो एक बात समझो, वो इनटू द प्लेन तो क्या, तो जस्ट इमेजिन अगर मैं यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मैं एक ऐसे एक डिस्क बनाऊं इसके परपेंडिकुलर, तो इस डिस्क के ऊपर हर जगह पे लेटरल मैग्निफिकेशन एप्लीकेबल है। ये सोच पा रहे हो बच्चों, राइट, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये बात क्लियर हुई बच्चों, या मैं कोई और फिगर दिखाऊं? एक बार 3D में सोचना पड़ेगा हल्का सा। नहीं, मुझे फिगर तो नहीं मिला, बट आई थिंक इसको इस फिगर से ही बच्चों आपको बात क्लियर हो रही होगी सारी, कि अगर हम ऐसे, ये मिरर है मेरा, तो एक ऐसी डिस्क जो मिरर को फेस कर रही है ना, उस डिस्क के हर पॉइंट के ऊपर लेटरल मैग्निफिकेशन लगेगी। ओके, दूसरी होती है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल कम्स फ्रॉम द वर्ड अलोंग, राइट, मतलब पैरेलल टू द एक्सिस। तो बच्चों पैरेलल टू द एक्सिस के लिए हमारे पास इस टाइप का केस बनता है, ठीक है ना, कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेटा दिया, तो उसकी इमेज में के साइज में कितना फर्क पड़ेगा, राइट। अब बच्चों यहां पर इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो सिंपली ये है, अगर आप देखो कि मैं अगर ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट्स ले लूं, तो वो एंड पॉइंट्स का यू अलग अलग हो गया, और अलग अलग यू के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वी निकालें, इजंट इट? तो उससे निकल जाएगा कि इमेज का साइज क्या है। और बच्चों दूसरा तरीका ये है कि अगर ये जो डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स है वो बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो बहुत छोटी सी है, तो हम उसको du मान सकते हैं। तो फिर हमारा ये जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन निकाला था, ये देखो, अगर हम ये dt कैंसिल कर दें, ये जो स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है, तो dv और du में रिलेशनशिप निकल आएगा, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास दो केस बन जाते हैं, कि अगर तो बड़ा है, ऑब्जेक्ट लेंथ बड़ी है, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा यू कर दो सीधा सीधा, और अगर स्मॉल लेंथ हैं
तो dv बाई du कर दो, जो कि माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बन गया। समझ आया बच्चों? तो बच्चों अब मुझे बताओ कि वो जो एक क्वेश्चन हम देख रहे थे, वो जो स्क्वायर वाला था, ये वाला 7th क्वेश्चन। अब मुझे बताओ बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होगा? बताओ भाई। तो सबसे पहले तो आपको दिख गया कि स्क्वायर की साइड छोटी है ना? तो अब बस क्या करोगे आप, ए बी और सी डी पे आप सीधा सीधा, मतलब यू तो वही सेम मान लो, राइट, क्योंकि यू में फर्क ही नहीं पड़ा ज्यादा। तो ए बी और सी डी पे आपका लॉन्गिट्यूडनल लेटरल मैग्निफिकेशन वाला रिजल्ट लग जाएगा, और बी सी और ए डी पे लेटरल मैग्निफिकेशन वाला रिजल्ट लग जाएगा। Isn't it? ओके। तो अब बच्चों हमें यह समझ आ गया है कि रे से कैसे हम इमेज को लोकेट कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला से भी समझ आ गया है कि हम इमेज को कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो चाहे रे से चाहे फॉर्मूला से हम कुछ केसेस बना सकते हैं, जो आपको याद होगा हम क्लास 10th में भी बनाते थे कि भाई हाँ, कि ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से इमेज कहाँ पे बनती है, याद है? कि जैसे हम कहते थे कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, एंड सो ऑन। तो दैट टेबल इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो उससे बहुत हेल्प मिलती है हमें। तो वो हम नोट करेंगे। एक बच्चों बात का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो मैग्निफिकेशन के बारे में, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको लेटरल ही मानते हैं, ठीक है? मतलब कंफ्यूज मत होना कि लेटरल है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो बच्चों ये हमारा चार्ट बन जाता है। ये बच्चों बिल्कुल डिट्टो सेम है क्लास 10th वाला। तो ये कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम दोनों के लिए बनाते हैं। हम बच्चों आगे देखेंगे कि कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के केसेस बिल्कुल सेम होते हैं।
एंड कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस के केसेस बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये नोट कर लो बच्चों। लिख लिया बच्चों? ओके। तो वैसे देखो आप इसको कैसे मतलब याद रख सकते हो इसमें से एटलीस्ट सम ऑफ द केसेस। तो आप इमेजिन करो सबसे पहले कि आपका एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है? तो इसकी इमेज बच्चों कहाँ बनती है? तो
बताओ, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे हम मानते हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? फोकस पे, लाइक दिस। ठीक है, तो बच्चों आप उल्टा भी कह सकते हो, जैसे हमने सीखा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आप इससे ये भी तो कह सकते हो ना कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे है ना। तो सीधा दो केस कवर हो जाते हैं। अब अगर आप सोचो कि आपका ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे राइट को जा रहा है, तो जो इमेज है वो किधर को जाएगी? लेफ्ट को। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचता है उस टाइम पे इमेज भी सी पे पहुंच जाती है और दोनों का साइज सेम हो जाता है। ठीक है, इसी में ही बच्चों एक इंटरमीडिएट सिग्नल लिखते जाते हैं, 1 1, ताकि याद रहे। इसको 3 लिखते हैं। एक इंटरमीडिएट स्टेप जो हो सकता है, लेट्स कॉल इट 2। ये कहीं यहां लाई करेगा। ये केस कौन सा हो गया बच्चों? व्यू को ऑब्जेक्ट सोचो कि इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, तो उसकी इमेज कैसी बनी? बियॉन्ड सी, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, राइट। आया समझ बच्चों? तो अब जब आप व्हाइट को और आगे लेके जाते हो तो वो तो रेपिटेशन ही है, राइट। वो कोई नया केस नहीं बनेगा, वो तो हमने ब्लू के अंदर वैसे ही कवर कर दिए। ठीक है जी। सिर्फ एक केस है जो इसमें नहीं कवर होता, वो है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस ही रख दो तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है। वो अपने को अलग से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वर्चुअल तो सीधा सीधा याद रख सकते हो आप, बनते ही सिर्फ दो केसेस में है कि कनकेव में जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हो, और कॉन्वेक्स में तो हर जगह पे बनेगी वर्चुअल। ठीक है, इन दोनों वर्चुअल में भी क्या फर्क है? कनकेव वाली एनलार्ज बनेगी, कॉन्वेक्स वाली डिमिनिश्ड बनेगी। समझ आता है बच्चों? तो बच्चों इस टेबल के बेसिस पे आप कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी समझ सकते हो कि कहाँ पे किस टाइप का मिरर यूज होगा। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, कार का रियर व्यू मिरर, उसमें कौन सा मिरर यूज होगा और कौन से केस के लिए होगा? बताओ बच्चों फटाफट। रियर व्यू मिरर,
तो सबसे पहली बात तो ये सोचो, रियर व्यू मिरर में जो आपको इमेज दिखती है वो इन्वर्टेड दिखती है या इरेक्ट दिखती है? इरेक्ट ही दिखती है, उल्टी कार्ड्स थोड़ी दिखती हैं उसके अंदर, इजंट इट? तो बचे दो ही केस, वर्चुअल वाले। और उसमें साइज बड़ा होता है या छोटा होता है? जो मिरर के अंदर इमेज दिखती है हमें बच्चों, उसका साइज बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है ना? तो मतलब कौन सा केस बन गया ये? कॉन्वेक्स वाला बन गया बच्चों, क्योंकि कॉन्वेक्स में ऐसा हो रहा है ना कि इरेक्ट भी है और साइज छोटा भी है। ओके। ऐसे ही बच्चों जो एक जिसको शेविंग मिरर कहते हैं या बाथरूम मिरर कह लो, एक गोल सा मिरर होता है, मतलब उसमें आपको अपना फेस बड़ा सा होके दिखता है, वो कैसा मिरर होता होगा? वो कनकेव मिरर होता है, उसका लास्ट केस, राइट? क्योंकि उसमें भी आपको इरेक्ट इमेज दिख रही होती है लेकिन साइज बड़ा होके दिख रही होती है। क्लियर बच्चों? ओके। तो बच्चों कंसेप्ट ये पुराना ही है, सिंपल है, बट स्टिल काफी यूजफुल है, मतलब कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। आईआईटी में एक बार पूरा 6 मार्क्स का मैट्रिक्स मैच आ गया था सिर्फ इस टेबल पे बेस्ड, एंड मतलब टाइम एंड अगेन यूज होता रहता है। ओके। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है? तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन ये पुराना कंसेप्ट है, क्लास 10th। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको वी कैन ऑल्सो राइट एज लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम। बच्चों वाई बताओ मुझे, क्या अंडरलाइन कंसेप्ट है? फ्रीक्वेंसी सेम। यस, करेक्ट। एंड बच्चों ये डिराइव करके देखो, कैन इट बी ऑल्सो रिटन एज रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर? ये बच्चों ऐसे बन जाएगा ना, म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि जैसे जैसे n बढ़ता है, इसको बच्चों n से भी डिनोट करते हैं हम, कई बारी म्यू से भी कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे n बढ़ता है हमें क्या पता चलता है कि मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम होती जा रही है। एंड अगर हम कोई भी दो मीडिया को कंपेयर करते हैं तो उसमें जिसका n ज्यादा होता है उसको हम डेंसर बोलते हैं मीडियम, और जिसका n कम होता है उसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। बट प्लीज ध्यान रखना कि ये जो डेंसर रेयरर हम यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट मतलब वो जो मास डेंसिटी होती है, ये कुछ अलग चीज है। इसको वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, बट अपने को नहीं चाहिए। बट हमें बस ये क्लियर होना चाहिए कि ये नॉर्मल डेंसिटी नहीं है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ओके, तो बच्चों जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब था कि जब लाइट एक सरफेस को टकरा के उससे वापस चली गई। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर गई, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो लाइट अपना एंगल चेंज कर लेती है, ठीक है। तो यह फिगर बना लो बच्चों, जैसे मान लो हम लाइट दिखा रहे हैं कि 1 से 2 एंटर कर रही है। तो यहां पर भी बच्चों हम बाउंड्री पे नॉर्मल बनाते हैं, और इस फिगर के हिसाब से बच्चों 1 इज द रेयरर मीडियम एंड 2 इज द डेंसर मीडियम। ऐसा क्यों है अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। सबको पता है ये पुराना कंसेप्ट कि लाइट बेंड करती है ना? ओके, इसको मतलब सोचने का एक तरीका ये है कि आप इमेजिन करो कि जैसे लाइट के दो टायर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने ब्लू में दिखाया है। तो क्योंकि टू डेंसर मीडियम है, तो टू के अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, 1 के अंदर ज्यादा रहेगी। तो ये समझ आता है कि जो नीचे वाला टायर है वो पहले मीडियम 2 में एंटर कर जाएगा, हाँ? तो वो स्लो हो जाएगा, ऊपर वाला टायर फास्ट होगा, तो ये इसी तरह से ही घूम जाएगी ना लाइट। आ रही है बात समझिए बच्चों? जिसको जब भी हम टायर बोल रहे हैं हम आगे जाके इसको कुछ और बेटर नाम देंगे, ठीक है। तो जस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना, ठीक है। फिर बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, वही पुराने, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल लाई इन द सेम लॉ प्लेन, और दूसरा स्नेल्स लॉ। हम बच्चों इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि एन साइन थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। उसको वैसे नहीं याद रखना कि थीटा 1/थीटा 2, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। ये सीधा है कि उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय वहां पे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना उसका साइन।
यहाँ पे बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है कि एंगल नॉर्मल के साथ ही लो आप, है ना, नहीं तो फिर साइन कॉस में गलती हो जाएगी। और क्या बच्चों इससे ये बात क्लियर हो जाती है जो हमने ऊपर वाले फिगर में दिखाया है कि एंगल नीचे कम हो गया। है ना, जब रेयर से डेंसर जाएगी तो एन बढ़ गया तो थीटा को कम होना पड़ेगा। एंड बच्चों यहाँ पर भी आप रिवर्सिबिलिटी लगा सकते हो कि अगर यही लाइट रे को पाथ उल्टा कर दो तो हम कहते हैं कि डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, तो बच्चों वैसे ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको अलग अलग थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, एक थ्योरी तो ये टायर वाली है जो हम अभी आगे बढ़ेंगे, वो एक अगला चैप्टर है उसमें आएगी। एक बच्चों सिंपल थ्योरी ये है, ये बच्चों हम ना एक क्वेश्चन भी करते होते थे काइनेमैटिक्स में, कि इमेजिन करो लाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, तो आप बच्चों ये बात सोच सकते हो ना कि N1 के अंदर उसकी स्पीड ज्यादा है, N2 के अंदर स्पीड कम है। अगर हम कंडीशन ये लगा दें कि भाई मिनिमम पॉसिबल टाइम में पहुंचना है लाइट को, ठीक है, तो उसको एक तरह से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ना, कि कितना पाथ N1 में ट्रैवल करे और कितना पाथ N2 में ट्रैवल करे। क्योंकि N1 में हम कहें कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो मतलब स्पीड ज्यादा और डिस्टेंस ज्यादा, तो फिर टाइम कुछ और बनेगा। मतलब सीधा सीधा तो हम नहीं कह सकते कि हाँ N1 में कितना ट्रैवल किया जाए और N2 में कितना ट्रैवल किया जाए। तो अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें कि ए से बी जाने का टाइम मिनिमम होना चाहिए, अगर आपको ख्याल हो तो ये क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है, याद है बच्चों कहाँ किया था? जब हम क्लास 11th में, जब हम डिफरेंशिएशन, 11th भी नहीं 10th के एंड में, जब हम एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना, तब कराया था मैंने आपको ये। मतलब हमने मैक्सिमा मिनिमा से निकाला था।
तो वो वही कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब दिस इज यूजफुल टू रिमेम्बर, प्रूव करना। ठीक है, मैथ्स लगेगी, चाहे हो ना प्रूफ चाहे ना हो, कोई इतनी बात नहीं है, बट याद रखना जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। मान लो एक सरफेस है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है, एंड हमें पता है कि ऐसा होता है ना, मतलब कोई भी सरफेस से 100% रिफ्लेक्शन या 100% रिफ्रैक्शन तो होती नहीं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं 1 and √3। हाँ ठीक है, मन की रहता हमें तो। बाकी बच्चे भी लिखो आंसर फटाफट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। राइट वरुण? ठीक है करण? आपका ठीक है। तो 60 आ जाएगा, राइट? तो ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया इधर वाला, राइट? तो इस पे सीधा सीधा स्नेल्स लॉ लग जाएगा। वो तो ये बात याद रखो, पहले भी हमने बोली थी कि कभी भी 100% रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होती किसी भी डिवाइस से। ठीक है, इस पे बेस्ड भी कई सारे आगे फिनोमेनाज हैं जो मतलब रहते हैं। नेक्स्ट बच्चों,
अब जो क्या है ना, अपनी सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, फंडामेंटल लॉ पढ़ा, फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ऐसे ही अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस के केसेस करेंगे पहले, फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस के केसेस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों केस आता है एक ग्लास स्लैब का। तो मान लो हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, थिकनेस की, ठीक है। हमने इसके ऊपर लेफ्ट साइड से एक वाइट रे इंसिडेंट की एंगल आई पे, ठीक है। तो उसने ग्लास स्लैब के अंदर एंगल बना लिया आर। अब वो इसी आर एंगल से ग्लास स्लैब की दूसरी सरफेस पे पहुंची और फाइनली वो निकल गई एंगल ई पे, ठीक है जी। तो वो जो रे बाहर निकली है उसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड भी कर दिया। ग्लास स्लैब की थिकनेस बच्चों टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। ये फिगर ड्रॉ कर लो बच्चों एक बार। बना लिया बच्चों फिगर? तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो, अगर हम फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो वी विल गेट साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, राइट। और अगर हम राइट साइड वाली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो वहां से आ जाएगा एन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई। तो इससे क्या निकल के आ गया, आई इज इक्वल टू ई, है ना।
तो मतलब इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर रेस पैरेलल हैं तो जैसे हम मिरर में बच्चों एक टर्म पढ़ते थे, डिविएशन, है ना? यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि डिविएशन कितनी हुई ग्लास स्लैब के कारण? जीरो, है ना? तो भाई ग्लास स्लैब कोई डिविएशन तो नहीं प्रोड्यूस करती, बट हाँ, हमें फिगर से देख के ये पता चल रहा है कि ग्लास स्लैब ने क्या किया, उस रे को शिफ्ट कर दिया, उसको उसके मतलब डायरेक्शन सेम रखते हुए बस उसको शिफ्ट कर दिया, जिसको हमने नाम दिया लेटरल शिफ्ट, राइट? और जिसको हमने फिगर में डी से डिनोट किया। तो इमर्जेंट रे गेट्स शिफ्टेड पैरेलल टू इंसिडेंट रे। तो ये बच्चों बिल्कुल वैसी चीज हो गई जैसे हम वेक्टर में नहीं कहते थे कि वेक्टर को शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता बिना घुमाए। तो ग्लास लैब ने वैसा कुछ कर दिया कि बिना कुछ टर्न किए उसको शिफ्ट कर दिया। तो मुझे बच्चों इस फिगर से देख के बताओ कि इस लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? डी की। इस फिगर से लेटरल शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है हमें। राइट मंदिर। हाँ जी, तो इस फिगर से आप देखो बच्चों तो क्या बन जाएगा डी। तो आप बच्चों यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है येलो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो सबसे पहले तो। ये क्या बन गई? टी अपॉन कॉस आर, ना? अब जो वो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल येलो का और ग्रीन वाला, तो उसमें ग्रीन जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया,
तो ये बन गया इंटू साइन ऑफ ई माइनस आर। अंडरस्टूड बच्चों? तो ऑफ कोर्स आप इसको आई माइनस आर अपॉन कॉस आर भी लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि ग्लास स्लैब के थ्रू इमेज किस तरीके की बनती है। अ, हमें ये तो समझ आ गया कि वो ऐसे एक लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस करती है। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, मान लो ऐसे एक पॉइंट ओ है जो ऑब्जेक्ट है, और उसको हम राइट साइड से देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और जिसकी थिकनेस t है। ठीक है जी। तो हमने ओ से एक रे तो सीधी बना दी, उसका तो एंगल 0 ही है, तो वो करते करते आगे पहुंच गई। ठीक है, और एक हमने रे मान ली किसी भी एंगल पे, जैसे ऊपर बनाई थी, वो रे हमने ऐसे ही डिस्प्लेस करके बना दी। उन दोनों रेस का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया जो कि आई पे आ गया। तो ये इमेज बन गई आई पे। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि जो इमेज है वो शिफ्ट कर गई, है ना। तो ये डिस्टेंस ओ आई हम निकालेंगे अभी। सबको ये फिगर समझ आ रहा है बच्चों? तो मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक ग्लास स्लैब के थ्रू देखोगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लोजर अपीयर होगा। ठीक है जी। आप बच्चों इसका कोई मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो इस बात का?
एक तो पेपर वेट के नीचे जो कोई लेटर्स होते हैं वो लिफ्टेड हुए नजर आते हैं, है ना। सिमिलरली बच्चों, स्विमिंग पूल जो होता है या पानी की बाल्टी है, उसमें जो उसकी डेप्थ नजर आ रही होती है, मतलब जो उसका बेस होता है वो हमें काफी ऊपर नजर आता है, इजंट इट। ओके, तो अब बच्चों आप ऐसा करो, आप ये एंगल आई मान लो एंड अज्यूम करो कि ये एंगल आई बहुत स्मॉल है, तो उसके हिसाब से ट्राई टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर शिफ्ट। नहीं, और कुछ नहीं गिवन, आपका आंसर जो है वो बताओ सिर्फ टी और एन की टर्म्स में आएगा, मतलब आई को भी स्मॉल अज्यूम करना है आपने, तो वो भी कट जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं तो टाइम ही नहीं देखा। ये बच्चों ये ट्राई करना, ठीक है, ड्राइव करने का। और साथ में आपने सीए की ए और बी पार्ट्स कंप्लीट कर लेना है बच्चों। ठीक है जी।
चलो, ओके देन बच्चों, बाय।